हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। घंटे भर से हो रही बारिश अब रुक चुकी थी। बालकनी से बाहर बातें करते हुए लोगों की चहलकदमी की आवाजें अब साफ सुनाई पड़ रही थी। मेरे घर के बिल्कुल सामने वाले मकान यानी नीतू के किचन से आ रही सूजी के हलवे की सौंधी सौंधी खुशबू से याद आया कि पूजा शुरू होने का समय हो चुका है और उसने कहा था कि जल्दी आने को, लेकिन यह साड़ी भी ना कितनी बार ट्राई करने के बाद अब जाके प्लेट से ठीक से बैठी है। खैर, अब मुझे चलना चाहिए और देर हुई तो बुरा मान जाएगी। मैंने पूजा के लिए कुछ फल, फूल पत्ती और रोटी चावल की थाली पहले ही तैयार कर ली थी। मैंने एक बार फिर से आईने में अपने आप को देखा। अपने बालों को कंधे से आगे कर बिंदी ठीक करते हुए अपने आप को आईने में देखने लगी। सब ठीक ही है। वैसे साड़ी पहनना इतना मुश्किल भी नहीं। मैं अपने आप में ही अलमस्त थी। तभी बाहर से कार की हॉर्न की आवाज सुनाई दी। मैं झट से खिड़की के पास पहुंची और बाहर झांक कर देखा तो वो सिद्धांत ही था। सिद्धांत, जिसका जिक्र होते ही मुस्कान खुद ब खुद मेरे होठों के पते पर आ ठहरती। वो था ही कुछ ऐसा सरल और सादा सा। गोरा ऊंचा कद, काली गहरी आंखें और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, उसकी तो बात ही कुछ और ही है। वो किसी के साथ हो, मजाल है कि वो उदास हो। कभी कभी मुझे नीतू से जलन होने लगती। अवनी, नीचे हॉल से मेरे पति विनय ने मुझे पुकारा तो मानो दिल एक धड़कन चुक गया। मैंने एक गहरी सांस ली और सीढ़ियां उतरकर सीधा किचन में पूजा की थाली लेने चली गई। विनय सोफे पर बैठे बैठे टीवी देख रहा था और मैंने आज साड़ी पहनी है और उसने नोटिस भी किया। खैर, वो ना बदलेगा। वो वही न्यूज देखते हुए बिना मेरी ओर मुड़े कहने लगा, अरे सुनो, ऑफिस से अभी अभी फोन आया था कि अब हमें क्वार्टर अलॉट हो चुका है, तो मैडम बता देना कि कब शिफ्ट करना है। क्या? मुझे अब कहीं नहीं जाना। बार बार घर शिफ्ट करना मेरे बस की बात नहीं। तुम मना कर दो। मैं पूजा की थाली लेकर नीतू के घर की ओर जाने लगी। अरे लेकिन पूरी बात तो सुन लो। इतनी भी क्या जल्दी है? पूजा में समय है अभी, साथ चलते हैं। नहीं, देर से जाऊंगी तो उसे बुरा लग जाएगा। तुम आरती के समय आ जाना, ठीक है? और हाँ, दरवाजा ठीक से बंद करके आना। मैं विनय की बातों को अनसुना करते हुए अब सामने नीतू के घर के गेट तक पहुंच चुकी थी। सिद्धांत वहीं खड़ा अपनी कार से कुछ सामान निकाल रहा था। मैंने उसे कहा, लाओ यह मैं ले लेती हूँ। अरे नहीं, तुम रहने दो, आई विल मैनेज। ओह कम ऑन, इट्स ओके, दे दो मुझे। मैंने उसके हाथ से सामान का बैग ले लिया और उसके साथ चल दी। समबडी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, उसने कहा और मैं मुस्कुरा दी। कुछ ऐसा ही तो सुनना चाहती थी मैं। हम दोनों साथ ही घर में दाखिल हुए। कुछ देर में पूजा शुरू हो गई थी और मैं नीतू के बगल में जाकर बैठ गई। पंडित जी पूजा के श्लोक बोले जा रहे थे और मेरा मन सिद्धांत की आसपास ही कहीं, पता नहीं। मैं सबसे नजरें चुराते हुए कनखियों से सिद्धांत को देखती और फिर उसी के ख्यालों में खुली आंखों से वो कच्चे ख्वाब बुन रही थी जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं था। पता नहीं क्यों मेरा मन हर वक्त सिद्धांत के बारे में ही सोचता रहता। वो सामने हो तब भी और ना हो तब भी। सिद्धांत के मन में क्या था नहीं पता, मगर वो मुझे अच्छा लगने लगा था। और ये आज की बात नहीं थी। इसकी शुरुआत यही कुछ 7-8 महीने पहले हो चुकी थी, जब मेरे पति विनय का ट्रांसफर इसी शहर में हुआ था। कंपनी क्वार्टर में जगह नहीं थी, सो हम यहाँ नीतू के सामने वाले बंगले में शिफ्ट हुए थे। हम दोनों का घर सोसाइटी के डेड एंड में पड़ता था। मैं और नीतू रोज अपने गार्डन्स एरिया में शाम की कॉफी साथ पिया करते और अक्सर अपने बचपन के किस्से कारनामे, कॉलेज से लेकर ऑफिस की बातें और अपनी शादीशुदा जिंदगी के गुजरते हुए दिन और रातें सब कुछ एक दूसरे से शेयर किया करते थे। कुछ ही समय में हम इतना घुल मिल गए कि अब हमारे साथ साथ अब विनय और सिद्धांत भी शामिल हो चुके थे। वीकेंड में साथ साथ होती आउटिंग, एक दूसरे के घर डिनर, देर रात तक ताश और बैडमिंटन खेलते रहना मानो एक रूटीन सा बन चुका था।
आज भी पूजा खत्म होने के बाद दोनों फैमिली ने डिनर साथ में ही किया। उस वक्त भी मैं सिद्धांत के बगल में बैठी थी। विनय के पास में होते हुए भी आदतन मैंने सिद्धांत को पहले सर्व किया। थोड़ी देर के बाद मैं फिर से पूछ बैठी, सिद्धांत तुम्हें कुछ चाहिए? जानती थी कि नीतू इन सब बातों को कभी ध्यान में नहीं लेती, पर आज सिद्धांत की माँ मुझे कुछ इस तरह देख रही थी कि उनकी आंखों से ये साफ जाहिर हो रहा था कि उनको मेरी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। आखिर वह बोल पड़ी, बेटा तुम रहने दो, इन सब के लिए नीतू है, वह देख लेगी, तुम अपना खाना खा लो। यह सुनकर मैं झेप गई, मानो जैसे किसी का रंगे हाथों पकड़े जाना। मैं चुपचाप सर झुकाए खाना खाने लगी। उनकी बातों में एक तंज था जो मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर गया था। घर वापस आने पर मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर विनय ने पूछा, क्या हो गया बेबी, क्या अपसेट हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या बताती मैं उसे? कुछ नहीं, ओह बस थोड़ा थक। मेरी बात को बीच में ही रोकते हुए विनय ने कहा, तुम आंटी जी की बात का बुरा मत मानो, बड़ी है वो, बोल दिया, छोड़ो भी, अब इतनी सी बात के लिए तुम अपना मूड मत खराब करो, उसने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा। विनय के उन शब्दों से मन को थोड़ी राहत हुई। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाई। करवटें बदलते बदलते पूरी रात यही सोचती रही कि मैं एक क्या कर रही हूँ। कभी विनय तो कभी सिद्धांत। विनय एक मेरी हकीकत तो दूसरा मेरा सच और झूठ नहीं जानती। इंसान जब प्यार में होता है तो शायद सबसे अधिक झूठ अपने आप से बोलता है। मैं भी सबसे बड़ा झूठ अपने आप से ही बोल रही थी। वैसे हमारे रिश्ते में कुछ कमी नहीं थी। विनय वाकई मुझसे बहुत प्यार करता था। हाँ, वो बात अलग थी कि मेरा ख्याल करने के लिए, मेरे हर उन छोटी छोटी ख्वाहिशों शिकायतों को सुनने के लिए उसके पास वक्त नहीं होता था। विनय की जॉब कुछ ऐसी थी कि ज्यादातर कंपनी टूर के चलते उसे कई हफ्ते बाहर ही बिताने पड़ते और मुझे यहाँ तनहा अकेले। एक दिन अचानक सीढ़ियों से गिरने से मुझे अंदरूनी काफी गहरी चोट लगी थी। ठीक से चल भी नहीं पा रही थी मैं। ऐसे वक्त में विनय का मेरे पास ना होना मुझे बहुत खलता। उस वक्त नीतू और सिद्धांत ने आकर मेरी मदद की, मुझे संभाला। डॉक्टर की टोटली बेड रेस्ट की नसीहत के चलते वो दोनों मुझे अपने घर ले गए। उस दिन सिद्धांत अपने कंधों पर मेरे बाजू को रखकर मुझे संभालते हुए अपने घर ले जा रहा था। मेरा चेहरा लगभग उसके सीने के करीब था और उसने मेरे हाथ को कस के पकड़ा हुआ था ताकि मैं गिर ना पड़ूं। शायद उस पल से ही वो मुझे कुछ कुछ अपना सा लगने लगा था। नीतू मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती और सिद्धांत ऑफिस जाने से पहले और आने के बाद वो मुझसे जरूर मिलता और मेरी खबर भी पूछता। मुझसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक विनय नहीं आ जाता तुम इत्मीनान से यहाँ रह सकती हो। मैं पूरे 3 दिन तक उनके घर में रुकी थी। उस घर में बिताए सारे पल मेरे मन के छोटे से कोने में अपना घर बना चुके थे। इन 3 दिनों में उसे क्या महसूस हुआ नहीं पता, लेकिन मैं शायद उससे प्यार करने लगी थी। उस दिन के बाद अब मेरी हर बात में सिद्धांत का जिक्र रहता। उसकी पढ़ाई, उसका बर्थडे और उसकी पसंद नापसंद सब कुछ है। किसी ना किसी बहाने से मैं नीतू से हर उन छोटी छोटी बातों को जानने की कोशिश करती रहती और फिर अपनी तन्हाई में किसी टाइम मशीन की तरह मैं सिद्धांत की बीती जिंदगी में नीतू के बदले अपने आप को रखकर उन लम्हों को कई बार जी लेती। हर पल उसे देखने का, उसके पास रहने का मोह बढ़ता जा रहा था मुझसे। मैं रोज उसकी एक झलक देखने को मचल जाती, कभी आंगन तो कभी बालकनी और कभी अपने बेडरूम की खिड़की से मेरी नजरें उसको ढूंढती रहती। एक सुबह जब मैं उठकर अपनी खिड़की के पर्दे खोल रही थी तब मेरी नजर सामने के कमरे में सोए हुए सिद्धांत पर पड़ी। शायद संडे था। उसका अधकुला शरीर मुझे बार बार अपनी ओर खींच रहा था। मैं मुग्ध सी होकर बस उसे देख रही थी। पता नहीं क्यों मेरे अंदर कुछ मोम सा पिघल रहा था। मैं उस कमरे के उस खाली हिस्से में अपने आप को सिद्धांत के साथ महसूस कर रही थी। उस दिन मैं अपनी खुली आंखों से कुछ ऐसा सपना देख रही थी जो गलत, बहुत ही गलत था। अचानक नीतू को उस कमरे में दाखिल होते हुए देखा तो अपने इस बेमतलब से सपने के टूटने का एहसास हुआ। उस पल ने मेरे तन मन
और मेरी आत्मा की इकाई को तोड़कर रख दिया। मेरा मन क्यों ये नहीं समझ पा रहा था कि वो मेरा नहीं है, किसी और का, बल्कि मेरी अपनी दोस्त का पति था। अनजाने में ही सही, पर मैं नीतू और अपने पति से धोखा कर रही थी। कई बार यह सोचकर अपने आप पर घृणा होने लगती, मन भरा था, लेकिन मैं क्या करती, ये ना समझी थी मेरी, या अपने आप से बेईमानी नहीं जानती थी यह गलत है, समझती भी थी, पर इतना भी समझदार नहीं थी कि प्रेम में ना पड़ सकूं। और प्रेम में पड़े लोग कहाँ समझ पाए हैं सही गलत के दायरे। आज समझ पा रही हूं कि मन कोई सीमा नहीं जानता और ना ही कोई पवित्र बंधन, ये जानता है तो बस प्रेम। समय यूं ही बीतता गया और मैं उसके ख्यालों में और डूबती गई। सिद्धांत को लेकर मेरा फितूर इस कदर बढ़ चुका था कि उसकी जिंदगी में कौन है, उसके क्या मायने हैं, इस बात से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनफैक्ट मुझे अब हर वक्त यही लगता रहता कि नीतू उसके साथ एक मिसमैच है। और यहाँ विनय को भी मैं बात बात पर सिद्धांत से कंपेयर किया करती और उसकी बराबरी में विनय को उससे नीचा ही पाती। यह क्या कर रही थी मैं? मेरे इस पागलपन के चलते अपने साथ साथ तीनों जिंदगियां बर्बाद हो सकती थी। कभी कभी अपने आप से ही सवाल पूछती कि हर वक्त जिसके ख्याल मेरे मन को घेरे रहते थे, क्या वो भी सोचता होगा मेरे बारे में? वो ये जानता भी होगा या नहीं? मैंने उससे पूछने की भी कभी कोशिश नहीं की और ना तो उसने कभी मुझसे कहा। अजीब है ना, जहां पूछा जाना चाहिए था वहां मैं केवल प्रतीक्षा करती रही। आखिर किस्मत ने मेरी ओर अपने कदम बढ़ाए और कुछ ऐसा हुआ कि नीतू को अचानक अपने मायके जाना पड़ा। जाते वक्त उसने कहा था कि घर का ख्याल रखना और सिद्धांत को कुछ जरूरत हो तो देख लेना। उसे इतना भरोसा था मुझ पर और मैं हूं कि खैर शाम होने में अभी भी देर थी, मगर धूप कुछ कुछ हल्की पड़ चुकी थी। मैं कॉफी का मग लेकर अपने बरामदे में चली आई, मगर आज वहां मेरे साथ कॉफी पीने वाला कोई नहीं था। बैठे बैठे मेरी नजर उस गुलाब के पौधे पर पड़ी जिसे कुछ समय पहले मैंने नीतू के घर से चुराया था। वो कहते हैं ना कि खिले हुए पौधे की कलम चुराकर अगर उसका रोप लगाया जाए तो वह जल्द ही खिलकर बड़ा होने लगता है। बड़ा तो हो चुका था, लेकिन अभी तक उस पर फूल की एक गांठ तक नहीं बैठी थी। शायद इस रिश्ते का भी कुछ ऐसा ही हाल था जो अपने आप में ही व्यर्थ था। मैं सोच में डूबी थी कि मेरे चेहरे पर एक ठंडी सी बूंदा गिरी। मैं सिहर सी गई। मैंने ऊपर आसमान की ओर देखा। काले धुआंरे बादल घिर आए थे। तेज हवा से खिड़कियों के पर्दे किसी पंछी की पंख की तरह फड़फड़ा रहे थे। मैं अंदर चलकर खिड़की बंद करने लगी और न चाहते हुए भी सहसा मेरी नजरों ने नीतू के घर की ओर झांक ही लिया। सिद्धांत की कार कंपाउंड में ही खड़ी थी, मतलब वो घर पर आ चुका था। मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा था और विनय भी तो आज ही टूर से लौटने वाला था। मैंने उसे कॉल किया, सुनो यहाँ मौसम कुछ ठीक नहीं है, शायद बारिश हो सकती है, तुम जल्दी आ रहे हो ना? और हाँ, सिद्धांत आज डिनर हमारे यहाँ करने वाला है। वो नीतू मायके गई है इसलिए। वो बीच में ही बोल पड़ा, अरे मैं तो भूल ही गया तुम्हें बताना, आज कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, सो आज निकल पाना मुश्किल है, कल ही लौटना होगा, तुम देख लो। मगर मैं अकेली? ओह कम ऑन, हम कोई नए पड़ोसी नहीं है, तुम देख लो यार। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी हो रहा था, सो ज्यादा बात ना करते हुए उसने कॉल यू लेटर कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आज एक बार फिर वक्त मुझे अकेला कर गया था, या फिर मुझे कहीं और खींच कर ले जा रहा था, और कोई रास्ता भी तो नहीं था, या शायद था भी, मगर कौन सी राह ढूंढ रही थी मैं, या फिर कोई राह खुद मुझे? हाँ, राहें भी तो राह ताकती है, अरसे गुजार देती है किसी के इंतजार में, और जब चल पड़ते हैं हम अपनी मंजिल को, वो सफर तो खूबसूरत कर देती है मगर पता छुपा देती हैं। ये राहें भी प्यार करना जानती है शायद। विनय पर गुस्सा आ रहा था, मगर मेरा मन न जाने कहां से खुशी ढूंढ लाया था। सोचा आज सिद्धांत से मिलकर उसे एक बार जरूर पूछूंगी कि क्या वो भी? नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्यों सब कुछ आसान होते हुए भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। क्या रोक रहा था मुझे?
अपने रिश्ते का सच या सिद्धांत के इनकार का डर, अजीब सी उलझन थी। मैं आगे बढ़ने से पहले ही हार मान चुकी थी, मगर इस उलझन को अपने साथ लेकर और नहीं जी सकती थी। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था। डिनर तैयार था। मैंने सोचा कि मैं खुद ही उसके घर जाकर खाना दे आती हूँ। शाम के 7:30 बज चुके थे। मैं उसके घर पहुंची। बरामदे का गेट खोलते हुए आगे बढ़ी। घर का दरवाजा पहले से ही खुला था। मैं डोर को अंदर की तरफ ढकेलते हुए हॉल में दाखिल हुई। कमरे में पीले रंग की हल्की रोशनी बिखरी हुई थी और सिद्धांत सोफे पर बैठे हुए अपने लैपटॉप में बिजी था। उसने पीछे मुड़कर देखा और बोला, अरे अवनी, तुम कब आई? आवाज ही नहीं आई तुम्हारी। मैंने खाना टेबल पर रखा। कुछ देर चुप रही और पलटकर उसे कहा, हाँ, होते हैं कुछ ऐसे लोग जिन्हें सब कुछ सुनाई पड़ते हुए भी कुछ सुनाई नहीं देता और सब देखते हुए भी कुछ दिखाई नहीं देता। वो मेरी ओर ऐसे भाव से देख रहा था जैसे कोई अजनबी अचानक तुम्हारे पास आकर तुमसे अपने रिश्ते का दावा करे। लेकिन मेरी बात में छिपे व्यंग को जरूर भांप लिया था उसने मुझे अपने सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया, मगर मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मैं खुद हैरान थी अपने अंदर आए इस बदलाव पर। मैं थोड़ा और करीब जा बैठी और उसकी हथेली को अपने हाथों से छुआ। शायद स्पर्श की भाषा समझता था वो झेप गया और मेरे हाथों को झटक कर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से छलकते रूखेपन को देख मैं कुछ पल के लिए ठहर सी गई। जो कहने के लिए इतनी हिम्मत जुटाकर आई थी, अचानक वो सारी बिखरने लगी थी। मैं आगे कुछ कह पाऊं इससे पहले वो बोल पड़ा, ये क्या था अवनी? उसकी आवाज और गंभीर हो गई। मुझे उसे इस रूखेपन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं उसे देखते ही रह गई। मैंने कुछ पूछा तुमसे अवनी? सिद्धांत, मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहती थी कि मैं तुमसे क्या अवनी? मेरा मतलब है कि मतलब मुझे लगा कि तुम भी मुझसे। उसने झल्लाकर मेरी बात बीच में ही काट दी। क्या कहना चाहती हो अवनी? तुम इतनी सुलझी हुई होते हुए ऐसा स्टूपिड कैसे सोच सकती हो? मेरे लिए तुम सिर्फ नीतू की दोस्त हो और मैं तुम्हारी उसी दोस्त का पति हूँ। जानती हो ना तुम? वो तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती है और तुम हो कि मैं अब भी उसे अपलक देख रही थी। हलक से कुछ आवाज नहीं निकल रही थी, बस वो बोले जा रहा था और मैं उसे चुपचाप सुन रही थी। कभी सोचा है विनय के बारे में? जब उसे पता चलेगा तो क्या बीतेगी उस पर? क्या सोचेगा वो? क्या रही हो यार? उसकी आवाज और तेज हो चुकी थी। उसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा और घृणा के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसके आगे क्या कहूँ क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाहर गरजते हुए उन बादलों की आवाजों के साथ साथ मेरे सपने, मेरी चाह, मेरी हिम्मत, सबके टूटने की आवाज मैं खुद अपने आप में सुन रही थी। मैंने वहां से चले जाना ही ठीक समझा। उसके मुंह से निकले लफ्जों की चुभन को और सहने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मैं वहां से उठ खड़ी हुई और दरवाजे की ओर बढ़ी तो उसने वहीं मुझे टोकते हुए कहा, रुको अवनी, तुम बहुत अच्छी हो और विनय भी तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारा अपना एक रिश्ता है, घर है, उसे संजो कर रखो। किसी बेकार के भरम में मत रहो। मेरी जिंदगी में सिर्फ नीतू है और तुम दूर दूर तक कहीं नहीं हो। प्लीज मुझे माफ करो। और वो कहते कहते वहीं रुक गया। हाँ, जा रही हूँ मैं। तुम ठीक ही कहते हो। मैं ही पागल थी जो मेरा गला रोंध गया। आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। मेरी आंखें रुआसा होने लगी। इसके पहले कि मैं रो पड़ूं, मैंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और उस बरसती बारिश में भीगती हुई अपने घर वापस लौट आई। थोड़ी देर के बाद विनय जब घर पहुंचा, मैंने उसे कंपनी क्वार्टर में शिफ्टिंग के लिए हाँ कर दी। कभी कभी वक्त हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ समेटने का मन करता है। मैं भी आज वक्त के लाए उस मोड़ पर खड़ी थी। मन में पश्चाताप की पीड़ा भी थी और एक राहत भी थी कि अपने पते ठिकाने पर वापस लौट आई थी। अब जाने का समय आ गया था। सारा सामान भी पैक हो चुका था। अपने बरामदे में पड़े उस गुलाब के पौधे को अपने हाथ में लिया और चलकर नीतू के घर के आंगन में वापस रख दिया। पीछे मुड़ी तो देखा सिद्धांत वहीं खड़ा था, हमेशा की तरह शांत और बिल्कुल सहज, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
इसे यहाँ क्यों रख रही हो? उसने पूछा। बस इसे लौटाने आई थी, मैंने इसे तुम्हारे घर से ही चुराया था, सोचा था मेरे आंगन में भी उतना ही फल कर खिलेगा। खैर जा रही हूँ हमेशा के लिए। इतना कहकर मैंने मुंह फेर लिया, मगर और भी कुछ बाकी रह गया था शायद। मैंने फिर सिद्धांत की ओर देखा और बोली, इस पौधे के साथ साथ तुमसे जुड़ी हर चीज, आज दिन तक की कही तुम्हारी सारी बातें, तुम्हारी हर वो झूठी तारीफें, तुम्हारे अपनेपन से मिला सुख, तुम्हारे उल्हाने से मिली तकलीफ, तुम्हारा रूखापन, वो सब कुछ तुम्हें वापस लौटा रही हूँ। अब मेरे मन में भी तुम दूर दूर तक कहीं नहीं हो। वो मुझे आप अलग देखे जा रहा था। पीछे से विनय सिद्धांत को देखकर वह उसे आखिरी बार बाय कहने के लिए आया, और फिर मैं और विनय वो घर वो जगह हमेशा के लिए छोड़ाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।